Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदालियर कमीशन जिसको हम कहते हैं उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या विश्वविद्यालय आयोग के नाम से हम जानते हैं उसके ऊपर थी। और उस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो था उसने 1948 में ये संस्तुति दी, ये विचार रखा कि एक आयोग स्थापित होना चाहिए जो विश्वविद्यालय के जितनी भी शिक्षा संबंधी समस्याएं हैं उनका अध्ययन करे और उसके संबंध में सुझाव दे। तो ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या राधाकृष्णन कमीशन जो है वो तब इस्टेब्लिश हुआ। उसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा में भी कुछ सुझाव उनको चाहिए थे, तो उसके लिए ताराचंद समिति को अपॉइंट किया गया, वो भी सन 1948 में। और 1949 में ही इस समिति ने भी अपनी जो सुझाव थे वो प्रस्तुत किए, पर जो सुझाव थे वो काफ़ी अधूरे और अस्पष्ट थे, इसलिए इस समिति का कोई लाभ नहीं हुआ और इसको कहीं पर कंसिडर नहीं किया जाता है। फिर जब वो अभाव कंटिन्यूअसली बना रहा तो 23 सितंबर 1952 में सरकार ने दोबारा से एक कमीशन को इस्टेब्लिश करने का सोचा और उसके लिए मद्रास विश्वविद्यालय के जो उस समय कुलपति थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, उनकी अध्यक्षता में एक माध्यमिक शिक्षा आयोग को नियुक्त किया। अध्यक्ष के नाम पर ही इसका नाम रखा गया मुदालियर आयोग। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि विश्वविद्यालय आयोग जो था उसका नाम राधाकृष्णन आयोग या राधाकृष्णन कमीशन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो उसके अध्यक्ष थे उनके नाम पर पड़ा। इसी तरह कोठारी कमीशन का जो नाम है वो डॉक्टर DS कोठारी के नाम पर पड़ा। तो उसी तरह से इसको भी मुदालियर आयोग के नाम से जाना गया क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। और इस आयोग ने सन 1953 29 अगस्त को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग में कुल मिलाकर 9 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, सहसचिव और इनके अलावा 7 और सदस्य थे जो पूरी टीम बनाते हैं। इस आयोग की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत के सभी प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा के संबंध में जो भी प्रॉब्लम्स थी उनका यहाँ पर अध्ययन किया जाना था, जैसे उनके प्रशासन और संगठन का अध्ययन, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण स्तर का अध्ययन, शिक्षकों का वेतनमान, सेवा शर्तों का अध्ययन आदि, परीक्षा प्रणाली का अध्ययन और उसमें सुधार हेतु सुझाव। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस आयोग का गठन किया गया। अब इस आयोग ने सबसे पहले उस समय जो माध्यमिक शिक्षा में दोष व्याप्त थे उनका अध्ययन किया और पाया कि पुस्तकों पर आधारित था जो ज्ञान दिया जा रहा था, व्यवहारिकता का और जीवन से उसमें कोई भी संबंध नहीं नजर आता था। शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य जो अंतःक्रिया थी वो बहुत कम हुआ करती थी, सिर्फ एक तरफ से ही लेक्चर मेथड की तरह कि शिक्षक बोल रहा है और छात्र पैसिव लिसनर्स की तरह सुना करते थे, तो जो ज्ञान होता था वो पूर्ण नहीं होता था। नीरस व पुरानी शिक्षण पद्धति ही लागू की हुई थी। छात्रों की संख्या जो थी वो बहुत अधिक थी, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती थी और जो परीक्षा प्रणाली थी वो भी काफ़ी दोषपूर्ण थी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो आयोग ने सुझाव दिए वो इस तरह हैं। सुझाव काफ़ी ज़्यादा थे, उनको बहुत शॉर्टलिस्ट करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला सुझाव इन्होंने दिया कि माध्यमिक शिक्षा की जो अवधि है उसको 7 वर्ष का कर देना चाहिए और ये 7 वर्ष की अवधि कब शुरू होगी, जब कक्षा 5 जो है बच्चों की वो उत्तीर्ण हो जाएगी। मतलब 5th क्लास पास आउट करने के बाद जो 6th क्लास में बच्चा एडमिशन लेगा वहाँ से लेके 7 साल की अवधि तक उसको माध्यमिक शिक्षा में माना जाएगा। और इस माध्यमिक शिक्षा को अगेन 2 भागों में विभाजित किया जाए, जिसमें 3 वर्ष का जूनियर शिक्षा रहे और 4 वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा। इसके साथ साथ इंटरमीडिएट कक्षाओं का विलय करने की बात की कि जो 11th है उसको 10th के साथ मर्ज कर दिया जाए और जो 12th है उसको विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ में मर्ज कर दिया जाए। साथ में स्नातक कक्षाओं का पाठ्यक्रम जो है वो 2 वर्ष का था उस समय, उसको बढ़ाकर 3 वर्षों का कर दिया जाए और 1 वर्ष का प्री यूनिवर्सिटी कोर्स उन छात्रों के लिए कर देना चाहिए जो सीधे 10th के बाद डिग्री कॉलेज में प्रवेश लेने की इच्छा रखते हैं। इसके साथ ही पर्याप्त संख्या में पॉलीटेक्निक और टेक्निकल विद्यालयों की स्थापना की भी बात की। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूलों को खोले जाने के लिए और विविध पाठ्यक्रम चलाए जाने का भी इन्होंने सुझाव दिया।
उसमें जो पाठ्यक्रम था वो किस तरह का हो, कताई, बुनाई, सिलाई, चमड़े का सामान, लकड़ी का काम आदि बच्चों को सिखाया जाए। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वोकेशनलाइजेशन की जो माध्यमिक स्तर पर बात की गई वो यहाँ से ही शुरू हुई थी। फिर साथ में ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था हो और उसके साथ साथ बागवानी, पशुपालन, कुटीर उद्योगों की शिक्षा का भी प्रबंध किया जाए। साथ में शहरों में जो पॉलिटेक्निक विद्यालय खोले जाएं उनका स्थानीय उद्योगों के साथ निकट संबंध हो, जिससे वहाँ पर जैसी आवश्यकताएं हैं उन्हीं के अनुसार बच्चों को तैयार किया जाए और जैसे ही उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो उनको वहाँ पर जॉब मिल जाए। इस तरह की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये सुझाव दिया गया था। साथ में ये भी कहा कि आवासीय विद्यालय जो हैं वो बड़ी संख्या में खोले जाने चाहिए, जिससे बच्चों को पढ़ने में कोई कष्ट ना अनुभव हो। आवासीय दिवस विद्यालयों की भी बात की, जहाँ पे बच्चा सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक वास कर सके। और ऐसे विद्यालयों में जो डे टाइम का मिड डे मील की बात इन्होंने कही कि उसमें मध्याह्न समय में भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। विकलांग बच्चों के लिए भी विशिष्ट विद्यालय खोले जाने के लिए इन्होंने संस्तुति दी। और पब्लिक स्कूलों को धीरे धीरे राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देना जो है वो बंद कर दिया जाए, ऐसा सुझाव इन्होंने दिया। साथ में बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालय स्थापित करने की बात भी की और इसके साथ साथ ये भी कहा कि जहाँ पर संभव ना हो वहाँ पर सह शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मतलब कहीं पर भी ऐसा ना हो कि बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाएं। प्रयास किया जाए कि अलग से विद्यालय खोले जाएं, ना खुल सके तो उन्हें सह शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया ज़रूर जाए। उसके साथ में माध्यमिक स्तर पर इन्होंने शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा रहे या प्रादेशिक भाषा रहे, ऐसा सुझाव भी दिया। भाषाओं के ज्ञान के बारे में जब बात की तो इन्होंने 5 प्रकार के समूहों पर विचार किया। पहला मातृभाषा जो मेन होनी ही चाहिए। उसके अलावा जो प्रादेशिक भाषा है वो भी बच्चों को सिखाई जानी चाहिए यदि वो उनकी मातृभाषा से अलग है तो। संघीय भाषा जो उस समय संघ की भाषाओं में 22 अब हैं और उस समय जितनी होंगी उन भाषाओं में से कोई भी एक भाषा जो छात्र चाहे वो सिखाई जानी चाहिए। या फिर शास्त्रीय भाषा की बात की जिसमें संस्कृत, अरबी, लैटिन इस तरह की भाषाओं के लिए बात कही। और साथ में अंग्रेज़ी भाषा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और इसको सीखना और जानना अनिवार्य होना चाहिए या उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए उसको समझने की या सीखने की बात यहाँ पर कही। पाठ्यक्रम में हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों को ही अनिवार्य विषय रखने के लिए कहा, क्योंकि हिंदी हमारी केंद्र की भाषा थी और अंग्रेज़ी जो है वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा थी, हमें और चीज़ों के ज्ञान के लिए आवश्यक थी, इसलिए अंग्रेज़ी को भी अनिवार्य रूप में रखने की यहाँ पर संस्तुति दी। पाठ्यक्रम के विभाजन के समय उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में 2 तरह से विभाजित होना चाहिए, एक अनिवार्य विषय होने चाहिए और एक वैकल्पिक विषय होने चाहिए। अनिवार्य विषयों की बात करते हुए मिडिल स्कूल या जूनियर हाई स्कूल में भाषाएं हों, सामान्य विज्ञान, गणित, देन सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत, शिल्प, शारीरिक शिक्षा, इसको स्थान दिया जाना चाहिए। और उच्चतर की जब बात की, उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, तो भाषाएं, सामान्य विज्ञान, हस्तशिल्प और सामाजिक अध्ययन के ऊपर इन्होंने बल दिया। वैकल्पिक विषयों की जब बात कही तो वहाँ पर कहा कि ये जो 7 समूह हैं इनमें से किसी भी एक समूह के 3 विषयों को छात्र अपनी इच्छा के अनुसार ले सकता है। जैसे साहित्यिक में क्या क्या होगा, भाषा होंगी, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान आदि। विज्ञान में विज्ञान से संबंधित भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान आदि। प्रावैधिक में टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जो व्यवहारिक गणित है, व्यवहारिक विज्ञान आदि। वाणिज्य में बुक कीपिंग, कॉमर्शियल प्रैक्टिस, नागरिक शास्त्र आदि। कृषि में सामान्य कृषि, पशुपालन, उद्यान कार्य, वनस्पति विज्ञान आदि से संबंधित कोई भी विषय हो सकता है। ललित कला में कला का इतिहास, चित्रण, मॉडल, संगीत, नृत्य आदि को रखा गया। और गृह विज्ञान की जहाँ पर बात की वहाँ पे गृह अर्थशास्त्र, आहार, पोषण तथा पाचन आदि से संबंधित विषयों को सम्मिलित करने की बात की। इन सभी 7 समूह में से किसी भी 3 विषय को छात्र अपनी इच्छा के अनुसार ले सकता था। साथ में इन्होंने कहा कि शिक्षकों द्वारा पुस्तकीय व सैद्धांतिक ज्ञान के अतिरिक्त प्रयोगात्मक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, क्रिया प्रणाली व प्रोजेक्ट प्रणाली आदि का अध्ययन भी कराया जाना चाहिए। इसके अलावा बाह्य परीक्षाओं को कम करके आंतरिक परीक्षाओं या सामायिक परीक्षाओं का सुझाव भी दिया। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सुविधाएं प्रदान की जाए और उनके प्रशिक्षण की भी उचित व्यवस्था की जाए, ऐसा सुझाव भी इस आयोग ने दिया था। समान योग्यता व समान कार्य, जिसके लिए आज भी बहुत डिस्कशन चलता है कि अगर समान योग्यता है और समान ही कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन भी मिलना चाहिए, ये संस्तुति इस आयोग ने
दी थी। उसके बाद एमएड कक्षाओं के लिए जो कहा कि एमएड कक्षाओं में जिनको प्रवेश लेना है वो बीएड के साथ साथ उनको 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव भी होना चाहिए। और धार्मिक शिक्षण के ऊपर बात करते हुए इन्होंने कहा कि यदि अभिभावकों की सहमति हो तो स्कूल के समय से पहले या उसके बाद में छात्रों को धार्मिक शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। और केब की तरह ही जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है उसी की तरह ही प्रत्येक प्रांत में शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए जो प्रांतीय स्तर पर काम करेगी, समय समय पर प्रांतीय शिक्षा के संबंध में सुझाव देगी। और शिक्षा निदेशक का जो कार्य है वो शिक्षा मंत्री को शिक्षा के संबंध में सुझाव देना रहेगा। इस आयोग ने जो सुझाव दिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उस समय माध्यमिक शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन आए, उसके कुछ गुण भी रहे, कुछ दोष भी रहे, उनका हम एक बार मूल्यांकन कर लेते हैं और उसके बाद इसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात क्रिया प्रधान शिक्षा पर बल दिया, जैसे कि उद्यान क्रिया, कृषि के बारे में बात की या गृह विज्ञान की बात की, तो क्रिया प्रधान शिक्षा की बात की। देन कृषि प्रधान देश में कृषि शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। पाठ्यक्रम में विविधता की बात की। पुस्तकीय ज्ञान के साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी सम्मिलित किया गया और उसके साथ साथ आंतरिक परीक्षाओं को भी सम्मिलित करने के लिए कहा और बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया। साथ में अध्यापकों के प्रशिक्षण और वेतन आदि पर भी अच्छे सुझाव दिए, इसलिए ये आयोग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा। अब इसके दोषों के ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पुराने आयोगों द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उन्हीं की आवृत्ति लगती है कहीं कहीं, और साथ में मातृभाषा प्रादेशिक भाषा के साथ अंग्रेजी को अनिवार्य जो किया गया वो कहीं पर उचित नहीं लगता। विद्यालयों के प्रबंध समिति द्वारा उत्पन्न समस्याओं के संबंध में इस आयोग ने कोई भी सुझाव नहीं दिया और पाठ्यक्रम को 7 वर्गों में बांटकर माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं और कुल मिलाकर 8 विषयों का ज्ञान जो है वो काफ़ी बोझिल लगता है, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट करेगा। पर फिर भी दोष होने के बावजूद इसके जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इसके जो प्रभाव थे उनको हम समझ लेते हैं एक बार। इस आयोग के सुझाव के फलस्वरूप केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया और इसका काम क्या था कि वो माध्यमिक शिक्षा संबंधी समस्याओं पर विचार करके उनके संदर्भ में सुझाव दे। सामान्य विज्ञान का जो अध्ययन था वो अनिवार्य हो गया। मातृभाषा को माध्यमिक शिक्षा का माध्यम बना दिया गया और साथ में शिक्षकों के प्रशिक्षण, वेतनमान व शर्तों में सुधार और इन सब चीज़ों पे जब ध्यान दिया गया तो क्या हुआ कि जो योग्य व्यक्ति थे वो इस कार्य की तरफ आकर्षित होने लगे, उनको प्रोत्साहन मिला कि वो शिक्षण कार्य करें और साथ में परीक्षाओं में सुधार भी शुरू हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।